नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूंगा कि जो भी क्लास आपको जा रही है प्रॉपर समझ में आ रहा है, आप उसके प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। हम पिछली क्लास में भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। और हमने बताया कि कैसे भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है, और हमने उत्तर के हिमालय के बारे में भी चर्चा किया था। क्लियर? आज की क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा ये होगी कि जो हिमालय है, इस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ, इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो हमारा जो आज का क्लास होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। किसकी बात कर रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ हिमालय की बात कर रहे हैं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय यानी हिमालय के निर्माण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो हम हिमालय की निर्माण की बात कर रहे हैं। किसकी? निर्माण की। प्रश्न ये आया कि जो हिमालय है, ये हिमालय निर्माण कैसे हुआ? तो इस हिमालय के निर्माण के लिए दो सिद्धांत दिए गए। एक सिद्धांत था कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जिसे कोबर्स जियोसिंक्लाइन थ्योरी कहा जाता है, और एक सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, जिसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। दो सिद्धांत की बात करते हैं। इसमें हिमालय के निर्माण के बारे में हम कितने सिद्धांत की बात करेंगे, कितने थ्योरी की बात करेंगे? तो हम दो थ्योरी की बात करेंगे। एक थ्योरी का नाम है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, यानी इसे कहते हैं जियो सिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर। जियो सिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर, यानी कोबर की जियो सिंक्लाइन थ्योरी है। बात करेंगे क्या है जियो सिंक्लाइन थ्योरी, ठीक है ना। ये जियो सिंक्लाइन थ्योरी क्या है, इस पर बात करेंगे। और एक सिद्धांत है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है? तो दूसरा सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये दो सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या कहते हैं? जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। क्लियर? ये दो सिद्धांत हमें क्या करना है, हमें इस पर चर्चा करना है, इन दो सिद्धांतों पर। तो हम बात करेंगे कि ये जो कोबर भाई साहब हैं, ये अपने जियो सिंक्लाइन थ्योरी या भूसन्नति सिद्धांत में क्या बताना चाहते हैं, ठीक है ना। तो एक हेडिंग डालेंगे हम, सेकंड हेडिंग डालेंगे कोबर की भूसन्नति सिद्धांत। आप कॉपी में एक हेडिंग डालें कोबर की भूसन्नति सिद्धांत। और आप सभी को गुड इवनिंग। साथ साथ मेरे इस चैनल को, और ये मेरा चैनल नहीं है, यह आप ही लोगों का चैनल है, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। चलिए तो इसमें बात करते हैं किसके, तो हम बात करेंगे कोबर की भूसन्नति सिद्धांत। क्या कहते हैं कोबर? तो कोबर भाई साहब कहते हैं कि जानते हो ये जियो सिंक्लाइन का मतलब क्या होता है? ये जियो सिंक्लाइन, ठीक है ना। इस जियो सिंक्लाइन का मतलब क्या होता है, भूसन्नति का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो कोबर भाई साहब ने कहा कि जानते हैं जब इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी, तो हमने कहा कि एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक मटर के दाने नुमा आकार से हुआ, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। कहा गया कि आज जो पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं, यह ब्रह्मांड एक मटर के दाने के समान था। इस ब्रह्मांड में क्या हुआ? विस्फोट हुआ, उस मटर के दाने में विस्फोट हुआ, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। एक हमारा पूरा जो ब्रह्मांड देख रहे हैं ना, ये ब्रह्मांड जो था एक मटर के दाने के समान था।
और उस मटर के दाने को कहा जाता था सिंगुलैरिटी। क्या कहा जाता था? सिंगुलैरिटी। ऐसे एकदम एकदम मटर के दाने के समान का सिंगुलैरिटी कहा जाता था। अब उस सिंगुलैरिटी में क्या हुआ? विस्फोट हुआ, जिसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग। बैंग मतलब विस्फोट और बिग मतलब छोटा नहीं, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे कहते हैं बिग बैंग। और जब बिग बैंग हुआ तो उससे क्या हुआ? पूरी की पूरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और उसी में क्या हुआ? पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। हम सभी जानते हैं कि बचपन में पढ़े हुए आ रहे हैं, तो हम यही पढ़ते थे कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी शुरू में एक आग के गोले के समान था ना? एक आग के गोले के समान था। धीरे धीरे वो आग का गोला ठंडा होने लगा। जब ठंडा होने लगा तो उस आग के, जो पृथ्वी मान लो के आग का गोला है, तो पृथ्वी क्या हुआ? शुरू में आग के गोले के समान था। धीरे धीरे ये आग का गोला ठंडा होने लगा। क्या होने लगा? ठंडा होने लगा। और जब ठंडा हुआ तो उसमें क्या पड़ गया? क्रैक पड़ गया, दरारें पड़ी। उस पृथ्वी में दरारें पड़ी। अब उन दरारों के बीच में क्या हुआ? पानी इकट्ठा हो गया। क्या इकट्ठा हो गया? पानी इकट्ठा हो गया। आप समझिएगा कैसे। तो आप देखते होंगे, कोयला देखे हैं ना? कोयला, जब कोयला को जलाया जाता है तो तब धधकते हुए आग नुमा जलता है। लेकिन जो ही कोयले को धीरे धीरे कोयले की आग जो कम होने लगती है तो कोयला क्या होता है? फैलने लगता है और साथ साथ उसमें क्या होती है? दरार पड़ने लगती है। अरे यार ये क्या हो रहा है? हिचकी बार बार आ रही है। अब देखिएगा, जियो सिंक्लाइन की बात कर रहे हैं, तीनों ने कहा कि जो पृथ्वी है, एक मिनट पानी पी लूं मैं। अब देखिएगा, इन्होंने कहा जियो सिंक्लाइन का मतलब, एक किसने कहा? कोबर भाई साहब ने कहा। किस भाई साहब ने कहा? कोबर ने कहा। कब कहा? 1923 में कहा। कब कहा? 1923 में कहा। पहला पॉइंट तो यही बनेगा कि ये जो भूसन्नति सिद्धांत यानी जियो सिंक्लाइन थ्योरी किसने दिया है? कोबर ने दिया है। कब दिया है? 1923 में दिया है। ठीक है, इसको आप क्या करें? लिखते जाए। ठीक है ना? अब ये कहां के थे? तो ये थे जर्मन के। कहां के थे कोबर भाई साहब? जर्मन के थे और भूगर्भ शास्त्री थे, जियोलॉजिस्ट थे। ये क्या थे? ये जियोलॉजिस्ट थे। लॉजिस्ट। ये जियोलॉजिस्ट थे। कौन? कोबर भाई साहब, जर्मनी के थे। 1923 में इन्होंने क्या दिया? एक जियो सिंक्लाइन थ्योरी दिया। इन्होंने कहा कि जियो सिंक्लाइन का मतलब क्या होता है कि दो बड़े भूखंड के बीच में छिछला पानी, क्या कहा जाता है? जियो सिंक्लाइन। तो इसे कहा जाता है दो बड़े भूखंड के बीच छिछला पानी। छिछला पानी। अगर दो बड़े भूखंडों के बीच जो छिछला पानी है वही क्या कहलाएगा? जियो सिंक्लाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जियो सिंक्लाइन कहलाएगा। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं कोबर भाई साहब। ठीक है ना? अब इन्होंने कहा कि जो मान लो कि जो दो बड़े भूखंड हैं और इन दो बड़े भूखंडों के बीच में क्या है? पानी है, तो वही क्या कहला रहा है? जियो सिंक्लाइन कह रहा है। जियो सिंक्लाइन कहला रहा है। बड़ी तेज हिचकी आ रही है मुझे। अब मान लीजिए कि ये रहा एक भूमि। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं? अरे भाई साहब हिचकी रुक जाओ। अब ये दोनों तरफ क्या है? दो बड़े भूखंड है। अग्रभाग जिसे कहते हैं फॉरलैंड, अग्रभूमि जिसे हम फॉरलैंड कहेंगे। फॉरलैंड इधर भी यानी फॉरलैंड जिसे अग्रभूमि कहेंगे। दोनों तरफ एक भूमि है। इसके बीच में क्या हो? इसके बीच में यहां पे पानी है, छिछला पानी है। ये छिछला पानी है और यही छिछला पानी जो है ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है भूसन्नति यानी जियो सिंक्लाइन।
जियोसिंक्लाइन कहलाता है। ये वाला हिस्सा क्या कहला रहा है? जियोसिंक्लाइन कहला रहा है। अब आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ क्या है, मान लो कि पानी होगा, तो पानी होगा तो हो सकता है कि पानी बारिश हो तो पानी इस भूमि से बह के इस भूमि से बह के इधर आ जाए। तो पानी का एक कंडीशन होता है कि पानी क्या करती है कि चीजों को काटती है और साथ साथ मलबे लेकर जाती है। क्या लेकर जाती है? मलबा। तो मैं कह रहा हूं कि पानी जो है अपने साथ, ये बारिश की पानी अपने साथ इसमें मलबे लेके आ रही है। मलबा। इसके चारों तरफ क्या होंगे? मलबा होंगे। अब ये मलबा क्या होगा? नीचे नीचे डिपोजिट होने लगेगा। ये मलबा आया और मलबा कहां जाके जमा होगा? नीचे जमा होगा ना। जब नीचे जमा होगा तो इस पर क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। इस पर क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा तो इसका स्ट्रक्चर जो है ये नीचे की तरफ धंसने लगेगा। ये नीचे की तरफ धंसने लगेगा और जब धंसेगा तो ये वाला हिस्सा इधर भगेगा और ये वाला हिस्सा इधर भगेगा। जैसे हम क्या कर रहे हैं, दो खंबे को गाड़ दे रहे हैं और खंबे गाड़ने के बाद उसमें क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ से तार बांध। अरे यार बड़ा हिचकी आ रही है मुझे, अब इरिटेट हो रहा हूं मैं। दो तरफ खंबे बांध दिया गया, गाड़ दिया गया और एक में तार, इधर तार बांध के दोनों खंबे में बांध दिया गया। फिर क्या किया जाए? बीच में उस तार पर कपड़े को डाल दिया जाए। जब कपड़े का प्रेशर पड़ेगा तो खंबा क्या होगा? खंबा, मान लो कि खंबा है, प्रेशर पड़ा तो खंबा ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा ना, ऐसे। ये खंबा ऐसे था, ऐसे आने लगेगा। ये भाई साहब क्या है कि इसमें डिपॉजिट जो हो रही थी, ये जो अग्रभूमि है, फॉरलैंड है, वो क्या हो गया? एक दूसरे के सामने आने लगे। जब सामने आने लगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार बनने लगा। और ये जो छिछला पानी है ना, ये पानी जो है ये है आपका टेथिस सागर। टेथिस सागर, ये क्या है? ये है टेथिस सागर। ठीक है। अब देखिए ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनने लगा, यानी ये है टेथिस सी, इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार बने। ये वाला भाग और इधर अगर ये वाला भाग और इधर, और मलबा इसमें जमा होने लगा, जमा होने लगा, जमा होने लगा, मलबा जमा होने लगा, जमा होने लगा, जमा होने लगा। ठीक है, जमा होने लगा। अब मलबा और ज्यादा जमा हुआ तो प्रेशर और नीचे पड़े, और जब नीचे पड़े तो क्या हुआ? हमने देखा कि यहां पर ये कौन भाई से बता रहा है, यहां पर हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया भाई? ये मलबा और जमा होंगे तो मलबा क्या होंगे? प्रेशर पड़ेगा तो ऊपर की तरफ उठेगा। इन्होंने कहा कि ऊपर की तरफ उठा, हिमालय का निर्माण हो गया। एक तरफ इन्होंने कहा कि हिमालय का निर्माण हुआ, एक तरफ इन्होंने कहा कि क्या हुआ? जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार वो बना। एक तरफ बना हिमालय बना। क्या बना? हिमालय बना। और इन्होंने बताया कि भाई साहब कुनलुन पर्वत भी बना, साथ साथ कुनलुन पर्वत भी बना। कौन सा पर्वत बना? कुनलुन पर्वत। ठीक है ना? तो आप इसको लिखेंगे, भूसन्नति सिद्धांत को लिखेंगे कि भूसन्नति सिद्धांत को कोबर के द्वारा दिया गया। किसके दिया गया? कोबर के द्वारा दिया गया। चलिए लिखते भी रहिएगा। लिखिए, कोबर जर्मन के एक भूगर्भ शास्त्री थे। कोबर वाज जियोलॉजिस्ट ऑफ जर्मन। कोबर जर्मन के भूगर्भ शास्त्री थे। कोबर ने अपने सिद्धांत को 1923 में दिया। 1923 में दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा। कोबर ने बताया कि शुरू में पृथ्वी आग के गोले के समान थी। लिखेगा, कोबर ने बताया कि शुरू में पृथ्वी आग के गोले के समान थी। आग के गोले के समान थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी और जिससे पृथ्वी में दरार भी पड़ने लगा।
जिससे पृथ्वी में दरार पड़ने लगा। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा होने लगी और जिससे पृथ्वी में दरार पड़ने लगा, दरार पड़ने लगा। ठीक है, इन दरारों में धीरे धीरे पानी इकट्ठा होने लगे, पानी इकट्ठा होने लगे, जिससे जिससे भूसन्नति, ब्रैकेट में आप लिखेंगे जियोसिंक्लाइन, जिससे भूसन्नति जियोसिंक्लाइन का निर्माण हुआ। भूसन्नति, जिससे भूसन्नति जियोसिंक्लाइन का निर्माण हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए भूसन्नति ब्रैकेट में जियोसिंक्लाइन, भूसन्नति जियोसिंक्लाइन, जिसका अर्थ है कि, जिसका अर्थ है कि दो बड़े भूमि के बीच में छिछला पानी, जिसका अर्थ है कि दो बड़े भूमि के बीच छिछला पानी। ठीक है ना। कोबर ने, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा, कोबर ने हिमालय के निर्माण के संबंधित सिद्धांत, कोबर ने हिमालय के निर्माण से संबंधित सिद्धांत टैथिस सागर में दिया था, टैथिस सागर में दिया था, टैथिस सी। अच्छा, टैथिस सी जो है ना, आज टैथिस सी का जो पार्ट बच रहा है, जो भूमध्य सागर है, वो टैथिस सी का ही क्या है, एक पार्ट है, भाग है। ठीक है ना, टैथिस समाप्त हो गया, वो उसी का भाग है भूमध्य सागर। ठीक है ना, मेडिटेरियन सी। तो नोट डालिएगा, नोट डाल के लिखिएगा, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, नोट डाल के लिखिएगा, भूमध्य सागर तैथिस सी का, तैथिस सी का यानी तैथिस सागर का ही भाग है। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी, तैथिस सी का, तैथिस सागर का ही भाग है। किसका भाग है? तैथिस सागर का भाग है। यहां तक की पॉइंट हो गए, यहां तक की पॉइंट हो गए। देखिए, मैं ऑनलाइन क्लासेस जो है ना, ऑफलाइन जैसा ही पढ़ाऊंगा, जैसे ऑफलाइन में क्लास लेता हूं, सेम वैसे ही क्लास पढ़ाऊंगा, एकदम आराम से सिंपल भाषा में। हम नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे और प्रॉपर इसके पढ़ते चलेंगे। ठीक है, देखिए अब तैथिस सागर जो है, तो तैथिस सागर में इन्होंने बताया कि हिमालय का निर्माण हुआ कोबर ने, तो इसलिए तैथिस सागर को इन्होंने हिमालय का पालना कहा, क्रैडल ऑफ हिमालय। तैथिस सागर को इन्होंने क्या कहा? हिमालय का पालना कहा है। तो लिखेगा, लिखेगा कोबर ने, कोबर ने तैथिस सागर को, कोबर ने तैथिस सागर को हिमालय का पालना कहा है। कोबर ने तैथिस सागर को हिमालय का पालना कहा है। क्या कहा है? हिमालय का पालना कहा है। कोबर ने तैथिस सागर को हिमालय का पालना कहा है। ठीक है, देखिए इसमें कई बाद में अगर मेंस के रूप में देखा जाए, पीसीएस मेंस के रूप में देखा जाए, तो जो कोबर की भूसन्नति सिद्धांत थी, इसमें कई सारे इसकी आलोचना होने लगी। कहा गया कि भाई साहब ये बताइए कि कुल्लू पर्वत तो पहले से ही निर्माण था, तो आप तो हिमालय के साथ कुल्लू पर्वत को क्या कर रहे हैं? निर्माण करवा रहे हैं, इसलिए आपके सिद्धांत तो ऑलरेडी क्या है? निग्लेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें कई तरह की आलोचनाएं होंगी, क्या क्यों इसको अस्वीकार किया गया, ये सब बातें होंगी। तो ये मेंस की बातें हैं, ये पीटी की नहीं है। तो अभी हम बात कर रहे हैं पीटी की, समझने की बात कर रहे हैं, फिर आगे तो करेंगे, कई बार करेंगे चीजों को। पहले हम अपनी बेसिक को कंप्लीट करें, पीटी पे कंप्लीट करें, प्री पे। और इतना चीज है, देखिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं, आपका भी आरओ का एग्जाम आएगा, उसके लिए बेनिफिशियल होगा, बीओ का एग्जाम होगा, उसके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, लोअर पीसीएस आएगा, उसके लिए पेट आएगा, एसएससी है, रेलवे है, मतलब जो तमाम एग्जाम जो आप दे रहे हैं ना, वो सारे के सारे एग्जाम यही से क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ये थी किसके बारे में? ये थी कोबर्स की भूसन्नति सिद्धांत के बारे में। अब हेडिंग डालते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। किसके बारे में? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी।
जिसे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कहते हैं हिंदी में। तो हम एक हेडिंग डालते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक ना। अब देखिए, सर्वाधिक मान्य जो सिद्धांत है वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ही है, ठीक है ना। कौन सा सिद्धांत है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है ना। अब देखिए, प्लेट शब्द को जो है एक विद्वान है टूजो विल्सन। कौन? टूजो विल्सन। उन्होंने, वो कनाडा के हैं और उन्होंने क्या किया था 1965 में टूजो विल्सन ने क्या किया था, प्लेट शब्द को दिया था। टूजो, किसने प्लेट शब्द को दिया था? तो हम कहेंगे कि टूजो विल्सन ने क्या किया था, टूजो विल्सन इस टूजो विल्सन ने क्या किया था, प्लेट शब्द दिया था। क्या दिया था? प्लेट शब्द दिया था, ठीक है ना। ये प्लेट शब्द कब दिया था? तो 1965 में इन्होंने प्लेट शब्द पहली बार, टूजो विल्सन जो कनाडा के हैं, ये कहां के हैं? कनाडा के हैं। इन्होंने क्या किया था, पहली बार इन्होंने ये प्लेट शब्द दिया था। प्लेट वर्ड जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये टूजो विल्सन द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। अब देखिए, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया? इस सिद्धांत को कब दिया गया? तो इस सिद्धांत को 1967 में दिया गया। कब दिया गया? 1967 में दिया गया। कब दिया गया? 1967 में। और इस सिद्धांत को 3 लोगों ने दिया। किसने दिया? 3 लोगों ने दिया, ठीक है। मॉर्गन, पार्कर और विल्सन। मॉर्गन, पार्कर व विल्सन ने क्या किया था, इस सिद्धांत को दिया था, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। लेकिन आपके बार बार एग्जाम में क्या होता है, हैरी हेस नाम आता है, हैरी हेस। अभी नहीं बात करेंगे, हम बाद में हैरी हेस के बाद चर्चा करेंगे, अभी प्लेट टेक्टोनिक के नाम पे, ठीक है। इन्होंने दिया प्लेट टेक्टोनिक, और इन लोगों ने बताया कि भाई साहब जो पृथ्वी है ना, उसके चारों तरफ एक दुर्बलता मंडल पाया जाता है। पृथ्वी के, इन्होंने कहा कि जानते हैं, जो पृथ्वी है, मान लो कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या पाया जाता है, एक दुर्बलता मंडल पाया जाता है। 100 किलोमीटर की मोटाई में एक मंडल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं दुर्बलता मंडल। क्या पाया जाता है? इस पृथ्वी के चारों तरफ एक मंडल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर। इसे क्या कहा जाता है? दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर। अब इस एस्थेनोस्फीयर पर क्या होते हैं? प्लेट तैरते हैं, ठीक है ना। ये बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े क्या है, तैर रहे हैं। भारत भी एक प्लेट का हिस्सा है, जैसे इंडियन प्लेट कहते हैं। तो इस पर क्या होते हैं कि इस पर प्लेट तैरते हैं। क्या तैरते हैं? प्लेट तैरते हैं। इस पर क्या तैर रहे हैं? इस पर प्लेट तैर रहे हैं। इस पर प्लेट तैर रहे हैं। किस पर? पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले दुर्बलता मंडल पे क्या तैर रहे हैं? तो आप कहेंगे कि सर दुर्बलता मंडल पे प्लेट तैर रहे हैं। क्या तैर रहे हैं? प्लेट तैर रहे हैं, ठीक है ना। यानी पृथ्वी के चारों तरफ, इन लोगों ने बताया कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या पाया जाता है? दुर्बलता मंडल पाया जाता है, जिसकी मोटाई क्या होती है? 100 किलोमीटर होती है। तो हम लिखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर दुर्बलता मंडल, इसे क्या कहते हैं? एस्थेनो स्फेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है। इस एस्थेनोस्फीयर की मोटाई कितनी है? तो हम कहेंगे कि इस एस्थेनोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। कितनी? 100 किलोमीटर। अब इस दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनो जो स्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर है, इसके चारों तरफ क्या पाए जाएंगे? इसके चारों तरफ प्लेट पाए जाते हैं। तो लिखेंगे दुर्बलता मंडल के चारों
चारों ओर प्लेटें पाई जाती हैं, प्लेटें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? प्लेटें पाई जाती हैं। इसके चारों तरफ प्लेटें पाई जाती हैं, ठीक है ना, किसके? ध्रुवलता मंडल के। क्लियर? अब नासा ने कहा कि इन प्लेटों की जो संख्या है वो 100 है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, 7 बड़े प्लेटों और 20 छोटे प्लेटों की पहचान कर पाया है। तो नासा के अनुसार कितनी प्लेटें हैं? अकॉर्डिंग टू नासा, नासा के अनुसार 100 प्लेटें हैं। कितनी प्लेटें हैं? 100 प्लेटें हैं। लेकिन किया क्या गया है, 7 बड़े और 20 छोटे प्लेटों की पहचान की गई है। तो 7 बड़े व 20 छोटे प्लेटों की पहचान की गई है, यानी 7 बड़े प्लेटों और 20 छोटे प्लेटों की क्या की गई है? पहचान की गई है। किसमें? इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। कौन बता रहा है? ये नासा बता रहा है कि 100 प्लेटें हैं, और ऐसे कितनी प्लेटें हैं? ऐसे क्या बड़ी प्लेटों की संख्या क्या है? 7 है, और छोटी प्लेटों की संख्या कितनी है? 20 है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आया? इस बात को आप एक बार नोट कर लें। अब आइए बात करते हैं, केवल एक वो जान लेते हैं, केवल 7 प्लेट जो है उन्हीं को जान लेते हैं, फिर आगे क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। 7 प्लेट तक ही क्या करेंगे, करा के उसके बाद आगे इसको रोक दूंगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में इस पर क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको मैं हटा रहा हूं और इसको ध्यान दीजिएगा। ये रहा क्या, इसको हटा रहा हूं। प्लेटों के 7 बड़े जो प्लेट है, अच्छा नासा के अनुसार कितनी प्लेटें? 100 प्लेटें। जबकि वैसे कितनी प्लेटें हैं? बड़ी प्लेटें 7 और छोटी प्लेटें कितनी है? तो छोटी प्लेटें 20 है। तो हम क्या यहां पे लिखेंगे, 7 मेजर प्लेटें, 7 मेजर प्लेट्स, 7 मेजर प्लेट्स, 7 बड़े प्लेट, ठीक है ना। आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, एक प्लेट है, अलग अलग प्लेट है। तो हम बात करेंगे, एक प्लेट आपको दिखने को मिलेगा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप, वो एक प्लेट है। दूसरा दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप है, वो भी क्या है, एक प्लेट है, दक्षिण अमेरिका। प्रशांत महासागर भी एक प्लेट है, प्रशांत महासागर भी क्या है, प्लेट है। प्रशांत महासागर एक प्लेट है। कितनी प्लेटें हो गई? 3 हो गए। यूरोप और जो एशिया वाला भाग है, इंडिया को छोड़ दिया जाए, वो भी क्या है, एक प्लेट है, जिसे कहते हैं यूरेशियाई प्लेट। यूरोप और एशिया वाला यूरेशियाई प्लेट। कितने प्लेट हो गए? 4 हो गए। अफ्रीका भी एक प्लेट है, अफ्रीका प्लेट, अफ्रीका भी क्या है, एक प्लेट है, ठीक है ना। अफ्रीका के बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है मिला जुला प्लेट है, जिसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। छठा प्लेट क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और सातवां जो है, सातवां कौन सा है? तो सातवां कहेंगे अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है ना। कितनी प्लेटें हो गई? 7 प्लेटें हो गई। अब इस प्लेट में जो इंडियन प्लेट है, वही क्या हुआ था, जो यूरेशियाई प्लेट है उसी से टकराया था, और उससे टकराने के बाद क्या हुआ था, हिमालय का निर्माण हुआ था। यानी इंडियन प्लेट के टकराने से कहते हैं कि इंडियन प्लेट, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडियन प्लेट, वह किसके? यूरेशियन प्लेट के टकराने से
यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ था। हिमालय का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ठीक है, यहां तक की बातें कंप्लीट क्लियर है। इसी क्लास को आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखिए, हम लोग जो क्लास है ना, लगभग आधे घंटे की क्लास रखा जाएगा, जिससे आपको भी बोरियत ना महसूस हो और मुझे भी क्या हो, रिलैक्स रहे। मैं आपको एक क्लास क्या करूंगा, रेगुलर प्रोवाइड कराता रहूंगा। क्लियर? तो इतनी बातें जो है, ये है आपके प्लेट के बारे में। इतनी बातें हमने कर लिया। चलिए, नेक्स्ट क्लास में पुनः हम आपसे क्या करेंगे, रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।